दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें अभी तक आप तक पहुंच गई होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को भी मिल रही होंगी जिससे सुनकर आपको ये भी लग रहा होगा क्या ये सच है या फिर झूठ है। इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी हुई ये एक सच्चाई है कि जिसको आज कोई भी नकार नहीं सकता है। मतलब ना तो वो नकार सकता है कि जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है और ना ही वो नकार सकता है कि जो इजराइल को सपोर्ट करता है। यानी कि यहूदी हो चाहे मुस्लिम हो, फिलिस्तीन के सपोर्टर हो, इजराइल के सपोर्टर हो, वो कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकते कि इस जंग में जैसे ही यमन के हुती मुसलमानों की एंट्री हुई है तब से ही इस जंग का पासा और इस जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, हुती मुसलमानों के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जो आपने अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें कि हुती मुसलमान कौन है। दोस्तों, इस जंग का नक्शा बदलने में ईरान से ज्यादा हुती मुसलमानों का कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। इस जंग में हर तरह से एक नया मोड़ जो आ चुका है उसमें हुती मुसलमानों का एक बहुत अहम किरदार दिखाई दे रहा है। यानी चाहे आप दुनिया के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए या फिर खुद इजराइल के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। दुनिया के पर्सपेक्टिव से इसलिए क्योंकि जब से हुतीज मुसलमानों की एंट्री हुई है तब से ही सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। हुतीज की एंट्री से पहले जहां एक तरफ दुनिया वालों की तरफ से इस जंग में अगर 40 से 50% ही इंटरेस्ट लिया जा रहा था, तो हुतीज की एंट्री के बाद अब उनको ना चाहते हुए भी इस जंग में 90 से 100% दिलचस्पी दिखाना पड़ी है। और दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि अब तो खुद ही उनके इंटरेस्ट पर बात आ चुकी थी। वही बात करें अगर इजराइल के लिहाज से, तो हुतीज की वजह से इजराइल को अभी तक जिस लेवल का या फिर जिस तरह का नुकसान हुआ है और हो रहा है उसके बारे में शायद इजराइल ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की ही रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का अभी जो हुतीज लोग नुकसान कर रहे हैं वो तो आज तक हिस्ट्री में इजराइल का नुकसान इतना किसी ने भी नहीं किया है। इजराइल कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक हुतीज नामी छोटा सा ग्रुप उसे इतना बड़ा नुकसान दे सकता है, उसे इतना परेशान कर सकता है। और ये सब कुछ शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि इजराइल के लिए यमन के हुतीज का इस जंग में कूदना पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। आसान भाषा में आप ये समझिए कि अब इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए और हमास को खत्म करने के इरादे से उसके खिलाफ जंग शुरू की थी, तो उसने सारा जोड़ घटाव किया। मतलब पूरा अंदाजा लगाया कि अगर हम हमला करेंगे तो कौन कौन कूद सकता है। मिसाल के तौर पर हिजबुल्लाह कूद सकता है। हिजबुल्लाह को कैसे रोका जाए, कैसी धमकियां दी जाए, किस तरह से उसको ब्लैकमेल किया जाए, और अगर मानो वो कूद भी गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उससे कैसे निपटा जाएगा। हिजबुल्लाह के अलावा जो सीरिया और इराक के इलाके में भी ईरान के प्रॉक्सीज ग्रुप हैं, अगर वो जंग में कूदेंगे या फिर अगर खुद ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा तो आखिर इस जंग को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये सब कुछ इजराइल ने पहले से प्री प्लान कर रखा था। किस तरफ किसको धकेला जाए, ये सब कुछ ही इजराइल ने पहले ही सोच रखा था और हर चीज का हिसाब किताब लिख रखा था। मगर अगर किसी चीज के बारे में उसने नहीं सोचा था और किसी चीज का हिसाब किताब नहीं लगाया था तो वो था यमन में मौजूद एक बड़ा और भयानक हुती नाम का तूफान। और दोस्तों, ये तूफान ऐसा गुजरा, ऐसा बरपा कि तूफान ने इजराइल को तहस नहस कर दिया। और यही वजह थी कि जब शुरुआत में यमन के हुतीज ने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की तो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका समेत उसकी पूरी कंपनी काफी हड़बड़ाहट में नजर आई, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। आखिर हुतीज इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं इस जंग को लेकर, आखिर हुतीज इजराइल से इतनी तगड़ी दुश्मनी लेने के लिए क्यों तैयार हो गए, हमास को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें ही इजराइल, अमेरिका और इनकी पूरी सोच को बौखलाहट दे गई थी। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि हुतीज के कूदने की वजह से इजराइल को जिस तरह का नुकसान हुआ है उस तरह के नुकसान की उम्मीद भी कभी नहीं की गई थी। वो इसलिए क्योंकि चाहे जंग हमास से हो रही हो, हिजबुल्लाह से हो या इस तरह के इस एरिया में मौजूद किसी भी दूसरे ग्रुप से हो, तो जाहिर है इजराइल को सिर्फ दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। पहला जानी नुकसान, यानी कि इजरायली फौजियों की जान जाना, जबकि दूसरा नुकसान हथियारों वगैरह का हो सकता है। लेकिन हुतियों से जंग में हथियार वगैरह या माली नुकसान होने की बजाय ट्रेड यानी कि व्यापार, फूड सप्लाई और इस तरह की उन सारी चीजों का नुकसान होना शुरू हुआ कि जिसको किसी की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। जो इकोनॉमी का बेस होता है, उन्हीं चीजों का नुकसान हुतीज ने सबसे ज्यादा इजराइल को दिया। आसान शब्दों में यानी साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो काम इजराइल खुद पिछले कई सालों से गाजा के खिलाफ करता रहा था, यानी गाजा का फूड सप्लाई रोक देना, वहां पर जरूरत की चीजें ना पहुंचने देना, इकोनॉमी को गड़बड़ा देना, ये सारे काम जो इजराइल पहले से कर रहा था और हमेशा से गाजा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यही इजराइल तौर पर इस्तेमाल करता था, वो काम अब हुतियों की वजह से खुद इजराइल के साथ हो गया। यानी कि समुद्र के जरिए से पूरी तरह से घेराबंदी, रेड सी में घेराबंदी का ही नतीजा है कि अब दुनिया भर में अलग अलग जगह से जारी होने वाली सभी रिपोर्ट्स
अलग अलग शब्दों में यही बात क्लियर कर रही है कि अगर रेड सी में यही मामला जारी रहा तो इजराइल को वो नुकसान होगा जिसकी वो कभी शायद भरपाई भी नहीं कर पाएगा और उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अभी कुछ दिन पहले ही आने वाली एक रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि रेड सी की इस घेराबंदी की वजह से सिर्फ एक महीने के अंदर, ओनली 1 मंथ के अंदर, इजराइल को मिलियंस नहीं बल्कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। बाकी फूड शॉर्टेज को लेकर तो ऑलरेडी इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब ये कह दिया गया है कि अगर हुतीस का ये मामला जल्द नहीं निपटा तो इजराइल के अंदर खाने पीने की चीजों को लेकर भारी कमी हो जाएगी। बाकी सारी चीजों को छोड़कर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस शहर को ही देख लीजिए। एक ऐसा शहर की जो अभी कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, अपनी अमीरी, अपने व्यापारिक माहौल और अपनी रंगीन और मस्त लाइफ के लिए जाना जाता था। दुनिया भर से लोग अगर इजराइल के किसी इलाके में और किसी शहर में सबसे ज्यादा घूमने के लिए आया करते थे तो वो शायद यही शहर था, मगर पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से सुनसान हो गया है। और आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये इजराइल का वो पहला शहर बन गया है जो इस जंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और जाहिर है किसी और की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यमन के हुतीस की वजह से। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप लोग जरा मैप में देखिए कि ये शहर कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, इस शहर का नाम है इलाद और यह रेड सी के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है और इजराइल के हिसाब से बिल्कुल साउथ में मौजूद है। किसी दौर में इसका नाम उम्मे रश हुआ करता था जब ये फिलिस्तीनियों का घर हुआ करता था, लेकिन जब 1949 में इजराइल ने फिलिस्तीन के इस इलाके पर कब्जा किया तो इसको इजरायलियों ने इलाद बना दिया। अब क्योंकि ये रेड सी से लगा हुआ शहर है तो इसीलिए ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि व्यापार वगैरह के जितने भी जहाज आया जाया करेंगे उन सबका ये शहर घर बनेगा, क्योंकि वो यहीं पर आकर रुका करेंगे और यहीं से वापस जाया करेंगे और इस तरह से ये इजराइल की इकोनॉमी में एक बड़ा किरदार अदा करेगा। इसीलिए इजराइल ने सोचा कि क्यों ना इस शहर को दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे डेवलप शहरों में से एक बनाया जाए। कोशिशें शुरू की गई और इजराइल अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2023 तक इस शहर की गिनती इजराइल के उन चंद इलाकों में से की जाती थी कि जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। शहर का जो पोर्ट है उस पर हमेशा जहाजों की आवाजाही लगी रहती है जो इजराइल की इकोनॉमी में बड़ा किरदार अदा करता है। मगर अब खबर ये निकल कर आ रही है कि हुती लगातार इस जगह पर घेराबंदी की वजह से इजराइल के इस मेजर पोर्ट को लगभग 80 से 85 पर इतने लंबे प्रतिशत का घाटा फेस करना पड़ रहा है। यानी 80 से 85% इसका बिजनेस गिर चुका है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया की ज्यादातर कंपनीज ने तो ऑलरेडी इस पोर्ट पर क्या बल्कि रेड सी के इलाके में ही अपने जहाजों को भेजने से मना कर दिया है। ये शहर जो हद से ज्यादा टूरिस्ट और अपनी नाइट लाइफ, रंगीन लाइफ के लिए जाना जाता था, उसके ज्यादातर होटल्स बंद पड़े हुए हैं। 15 से 20 हजार के करीब जो होटल से जुड़ा हुआ स्टाफ वगैरह है वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका है। और हद तो तब हो गई कि जब इस शहर की आबादी ही इस शहर को छोड़कर जाने लगी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस शहर की आबादी थी 70 हजार के करीब और अब सिर्फ इस शहर में रहने वाले लोग 30 हजार के करीब बचे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि हुतीज लोगों ने रेड सी में जहाजों को रोकना तो बाद में शुरू किया है, वरना पहले उन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए से इजराइल पर वार करना शुरू किया था। मगर क्योंकि डिस्टेंस यानी दूरी इजराइल और यमन के बीच में काफी है और इस बीच में सऊदी अरेबिया वगैरह भी पड़ते हैं, तो इसीलिए हुतीज लोगों को जल्द ही ये रियलाइज हो गया था कि उनका यह पैंतरा काम नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट अटैक करने की बजाय जहाजों वगैरह को रोकना और अटैक करना शुरू किया। तो पहले जो मिसाइल और ड्रोन के जरिए से जितने भी अटैक किए जा रहे थे वो किसी और शहर में नहीं बल्कि इलाद में ही किए जा रहे थे, क्योंकि ये शहर इजराइल के बिल्कुल साउथ में मौजूद है और यमन के एंगल से देखा जाए तो उसको सबसे करीब पड़ता है। उन सारे हमलों से पैदा होने वाले खौफ का ही नतीजा था कि पहले तो यहाँ से वो सारे इन्वेस्टर भागना शुरू हुए कि जो दुनिया भर से आए हुए थे और यहाँ पर बिजनेस वगैरह को आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ का 70 से 80% बिजनेस भी पूरी तरह से ठप हो गया। उसके बाद हालात ऐसे बने कि लोकल पब्लिक भी इलाके को छोड़कर भागने लगी। हालांकि दोस्तों, आम पब्लिक का इस तरह से भागने का ये मामला सिर्फ इस शहर के साथ ही खास नहीं है, बल्कि ऑलरेडी कई रिपोर्ट्स हमको ये बता चुकी है कि ये मामला तो पूरे ही इजराइल के अंदर चल रहा है। इस जंग की वजह से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि कई लाखों की तादाद में इजराइल आम नागरिक ऑलरेडी इजराइल को छोड़कर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जा चुके हैं। और ये सब कुछ आसानी के साथ इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि इजराइल के ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, मतलब उनके पास 2 जगह की नागरिकता है, एक तो इजराइल की जबकि दूसरी किसी भी यूरोपियन देश या फिर अमेरिका की। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों जरूर पहुंचाएं। फिर हाजिर होते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।